टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। ये हमारा जो चैप्टर 1 है ये सेकंड पार्ट जो हमारी बुक है उसका है। और आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। चैप्टर का हमारा नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर। यानी कि आज हम इस चैप्टर के अंदर शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की कंपनी होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग का एक लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा इसमें देखो टाइप ऑफ कंपनी, वैसे तो आपने +1 में पढ़ रखा है कंपनी वाले चैप्टर में। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ के साथ कंपनी से रिलेटेड कुछ जो सम होते हैं प्रैक्टिकल, वो भी हम इसमें करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है इसमें केवल थ्योरी है। तो हमारा टॉपिक है कंपनी के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनी या काइंड्स ऑफ कंपनी क्या है ये। तो देखो, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो हमारा पहले नियम था वो कौन सा था, 1956 था। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, ये जो आपका एक्ट था 1956, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी गई और अब ये एक्ट जाना जाता है 2013 के नाम से जाना जाता है। तो जब 2013 में अमेंडमेंट की गई तो देखो कंपनियों को इस तरह से कुछ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। काइंड ऑफ ए कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो इसको हमने कहा है कि टाइप्स ऑफ कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी के प्रकार भी आप बोल सकते हो। तो इन्होंने 3 टाइप बताए इसके। अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ देखो यहाँ लिमिटेड है बट किससे, गारंटी द्वारा। और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आपको इन 2 बातों में डिफरेंस समझना होगा। ये तो अनलिमिटेड होगी, ठीक है, ये लिमिटेड है दोनों, बट इसमें गारंटी के द्वारा, इसमें बाय शेयर है। तो जो गारंटी द्वारा है वो देखो बाय शेयर है लिमिटेड, उसके आगे 3 पार्ट होते हैं। ये 3 टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ये आप नया नया सुन रहे होगे नाम। प्राइवेट पब्लिक तो आपने सुन रखा है, पर 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, एक आज हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है, पहले नंबर की जो हमारी कंपनी है वो कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड यानी कि असीमित कंपनी। असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका अर्थ है कि यदि कंपनी को हानि हो जाती है और कंपनी की संपत्तियां उसके ऋणों को चुकाने के लिए अगर अपर्याप्त है तो लेनदारों के दावों को चुकाने के लिए सदस्यों की निजी जो संपत्ति है वो प्रयोग की जा सकती है। तो देखो, जहां भी जिक्र आ जाता है सदस्यों की निजी एसेट्स को यूज करने का, तो उसी टाइम इसको अनलिमिटेड माना जाता है। यानी कि एक तो बिजनेस की तो एसेट्स जाएगी जाएगी, साथ के साथ जो ओनर है, जो सदस्य है, उनकी निजी जो प्रॉपर्टी वो भी चली जाती है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। यद्यपि कंपनी अधिनियम के निर्माण की अनुमति देता है, परंतु क्योंकि ऐसी कंपनियों में जोखिम, यहाँ जोखिम है, जोखिम जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसी कंपनियों में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण भारत में तो ये नहीं पाई जाती। इंडिया में इस तरह की जो कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी इंडिया में नहीं है। सेकंड आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के द्वारा जो लिमिटेड कंपनी है वो कैसी होती है, ऐसी कंपनी में कंपनी के समापन की दशा में, यहाँ ध्यान रखना आपको, जब कंपनी को हम समाप्त करते हैं या किसी कारण से समाप्त होती है, उस दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। मान लेते हैं एक सदस्य ने कहा है कि मैं कंपनी में 10 लाख रुपए पूंजी लगाऊंगा, ठीक है।
उसने कंपनी में 8 लाख लगा रखे हैं, पर गारंटी कितने की दी है इसने? गारंटी दी है इसने 10 लाख की, ठीक है। तो 8 इसने पहले लगा रखे हैं। बाई चांस कंपनी को समापन करना पड़ रहा है, किसी कारण से समापन हो रही है, ठीक है, तो कंपनी की क्या होगी, एसेट्स जो है क्रेडिटर लायबिलिटी से कम पड़ गई, तो पेमेंट करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पार्टनर है, ये जो शेयर होल्डर है, इससे कितने और मंगवाएंगे? 2 लाख रुपए तक और मंगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने गारंटी 10 लाख की दी थी। तो इस कारण इसको कहते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। सदस्यों का दायित्व केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है, उससे पहले कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा गारंटी द्वारा। इसके बाद अगला हम आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके पास जो अंश है, अंश के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। जो अंश है, मान लेते हैं अंश का अंकित मूल्य है 10, ये अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसका क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों की पूर्ण राशि चुकता कर दी है तो उससे और कोई राशि नहीं मंगाई जा सकती। यदि किसी सदस्य के पास आंशिक चुकता अंश है, आंशिक चुकता अंश का मतलब समझा देती हूँ। मान लेते हैं 1 शेयर है, ठीक है, ये हो गया 1 शेयर, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो इस शेयर की कंपनी चाहे तो एक साथ भी 10 रुपए मंगा सकती है, कंपनी चाहे तो 2-2 रुपए करके मंगवा सकती है, 5 बार में भी 10 मंगवा सकती है। तो मान लेते हैं कंपनी ने इस शेयर पे केवल 8 रुपए मंगवा रखी है, 2 रुपए क्या है अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 2 रुपए है आंशिक चुकता अंश, यानी कि ये कहा, ये लाइन दोबारा पढ़ो, उसे कोई राशि नहीं मंगवाई। यदि किसी सदस्य के पास आंशिक चुकता अंश है, आंशिक चुकता मानी कि 8 रुपए पेड अप है और 2 रुपए अभी अनपेड अप है, तो इसको हम कहते हैं आंशिक चुकता अंश। तो उससे कंपनी के जीवन काल में या कंपनी के समापन के समय अंश की शेष राशि मंगाई जा सकती है। शेष कितनी है आपकी 2 रुपीज, बाकी बचे हुए हैं वो कंपनी मंगवा सकती है। ऐसी कंपनियों को अपने निजी, सार्वजनिक एवं एक व्यक्ति कंपनी में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को इस तरह से आप प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी में भी इसको विभक्त कर सकते हो। इसके बाद आता है आपकी प्राइवेट कंपनी, ये नंबर 1 लिखा है। सेकंड नंबर की आती है आपकी प्राइवेट कंपनी। देखो कंपनी को मोटे मोटे तौर पर तो हम वैसे टाइप करते हैं तो हम कहते हैं 2 टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पर इसमें हम 3 टाइप की कंपनी पढ़ेंगे। फर्स्ट आपकी है प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2018 की 18 नहीं अभी ये 13 है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने पार्षद अंतर नियम, ये इसके क्या है पार्षद अंतर नियम द्वारा क्या करती है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। कौन लगाती है? प्राइवेट कंपनी। सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है प्राइवेट कंपनी। जनता को कंपनी में प्रतिभूतियों या शेयर या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के अंत में क्या वर्ड होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी होता है। तो ये थी हमारी नंबर 1 प्राइवेट कंपनी। सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी पब्लिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, यानी कि निजी कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो इस कंपनी में नहीं है। देखो इसकी क्या क्या कंडीशन है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7, अधिकतम कोई प्रतिबंध नहीं। उसमें प्राइवेट में कितना था 200 मैक्सिमम। ये जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण दे सकती है, प्राइवेट हमने देखा था कि नहीं दे सकती। इसमें कम से कम कितने होने चाहिए संचालक? 3 होने चाहिए। इसके नाम के एंड में क्या वर्ड होना चाहिए? केवल लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, और प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है।
इसके बाद देखो एक निजी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर क्या है। हमने इनके दोनों के बारे में डिटेल पढ़ लिया, अब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। नंबर 1 है सदस्यों की संख्या। सदस्यों की न्यूनतम संख्या प्राइवेट में 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 200। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो भी भूतपूर्व कर्मचारी यानी कि एक्स एम्प्लॉय है और जो प्रेजेंट में जो कर्मचारी है उनको इस 200 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जनता को निमंत्रण इनविटेशन देना, प्राइवेट कंपनी शेयर परचेज करने के लिए निमंत्रण नहीं देती पब्लिक को, और पब्लिक कंपनी जो होती है निमंत्रण देती है। अंशों की ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है और जो पब्लिक कंपनी है वो अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। 4th है अंतर नियम बनाना। सभी निजी कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है उसके लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। यदि अंतर नियम रजिस्टर्ड न कराए जाएं तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 1 है उसकी टेबल F, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसके जो भी प्रोविजन दिए होते हैं उनको लागू करना होता है। संचालकों की संख्या इसमें 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए। वैधानिक सभा बुलाने की जरूरत नहीं है। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र मिलने की 6 महीने के अंदर अंदर एक वैधानिक सभा बुलाना जरूरी हो जाता है। सीमित शब्द का प्रयोग, इसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है और पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में केवल लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी है। तो ये हमारी थी दोनों कंपनियां पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस। अब आता है हमारी थर्ड जो टाइप की कंपनी है वो हमारी है, उसको हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी, OPC। इसकी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। OPC क्या है, इसको एक व्यक्ति कंपनी भी कहते हैं। तो मीनिंग देखो इसका, एक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। OPC का अर्थ है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होगा। धारा 262 OPC पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे। अगर एक ही व्यक्ति उसका सदस्य है कंपनी का तो उसको हम कहेंगे 1 पर्सन कंपनी। और इसके आपको जो सेक्शन 262 दी हुई है इसके अकॉर्डिंग इसके कुछ नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, अगर ये नियम फॉलो होते हैं तो ही वो 1 पर्सन कंपनी है, अदरवाइज नहीं। पहला सदस्य, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारत का नागरिक हो या निवासी हो OPC का सदस्य हो सकता है, बाहर का बंदा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक ही OPC का निर्माण कर सकता है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति 2-3 OPC का 2-3 कंपनियों का निर्माण कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसकी चुकतांश पूंजी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इसकी 3 वर्षों की औसत बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार OPC का निर्माण दान कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आप डोनेशन देने के लिए कोई कंपनी बना रहे हो, लेने के लिए कोई बना रहे हो, तो ऐसी कंपनी को कंपनी नहीं कहा जाएगा। अन्य शब्दों में इसका निर्माण केवल और केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। इसके बाद आता है परिवर्तन। एक OPC अपने समामेलन के 2 वर्ष तक अपने आप को सार्वजनिक या प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित नहीं कर सकती। ये क्या है, इसका लॉक इन पीरियड है, यानी कि 2 ईयर तक वो अपने आप को दूसरी कंपनी के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकती। और ऐसा परिवर्तन अनिवार्य होगा यदि संबंधित अवधि में OPC की पूंजी 50 लाख से ज़्यादा हो जाए। अभी हमने पेड अप कैपिटल कितनी ली थी OPC के लिए 50 लाख, अगर ज़्यादा हो जाती है तो कंपलसरी चेंज हो जाएगी, इससे अधिक हो जाए, या इसकी बिक्री जो है 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ही
पब्लिक या प्राइवेट के अंदर चेंज हो जाएगी, फिर ये ओपीसी आपकी नहीं कहलाएगी। इसके बाद है बेनिफिट इसके, ओपीसी को अपने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना जरूरी नहीं है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो बनाना कंपनी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। वार्षिक साधारण सभा बुलाने, साधारण सभा के लिए नोटिस भेजने, सभाओं के लिए कार्यवाहक संख्या, प्रॉक्सी आदि से संबंधित प्रावधान ओपीसी पर लागू नहीं होंगे। वो ये जितने भी ये नियम बताए हैं आपके, ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पे ही लागू होते हैं, 1 पर्सन कंपनी पर लागू नहीं होते। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि कंपनी आपकी, पहले तो हमने इसके लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि कंपनी 2 टाइप की होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड आपकी 2 टाइप की होती है, बाय गारंटी और बाय शेयर। और सेकंड हमने ओनर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो हमने देखा कि कंपनी 3 टाइप की होती हैं। एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें निजी लोग उसके ओनर होते हैं, सेकंड पब्लिक कंपनी होती है, और थर्ड होती है 1 पर्सन कंपनी। तो ये जो हमने 2 तरह के टाइप्स हमने काइंड्स पढ़े हैं, एक तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक ओनर के अकॉर्डिंग, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें।